हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरे इस चैनल विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का चौथा वीडियो लेकर के आया हूं। आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर नॉलेजफुल रहने वाला है, तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना स्टूडेंट्स। साथ ही साथ स्टूडेंट्स एक पेन और कॉपी ज़रूर रख लीजिए अपने पास, और जो क्वेश्चंस आज हम पढ़ने वाले हैं उन क्वेश्चंस के आंसर को ज़रूर आप नोट डाउन करते जाएं, और वीडियो के लास्ट में देखें कि आपके द्वारा कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए गए हैं। तो इससे स्टूडेंट्स आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो चुकी है। और वीडियो देखने के बाद उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें स्टूडेंट्स। और वीडियो देखने से पहले स्टूडेंट्स मैं यही कहना चाहता हूं और हर बार कहता हूं कि जल्दी से जल्दी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि मुलायम धातुएं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। वैसे स्टूडेंट्स जो धातुएं होती हैं उनका एक प्रमुख गुण होता है कि वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो कुछ धातु ऐसी भी होती हैं जो मुलायम होती हैं और जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो उन्हीं दो धातुओं की जोड़ी को हमें देखना है कि वो जो धातुएं हैं वो कौन सी हैं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो हम यहाँ देखते हैं, चार ऑप्शन है हमारे। तो पहला ऑप्शन है पारद तथा जस्ता, बी ऑप्शन है सोडियम तथा पोटेशियम, सी ऑप्शन है सोडियम तथा टिन, और डी ऑप्शन है पोटेशियम तथा जस्ता। तो आप लोग अपना आंसर जरूर टिक कर लें कि क्या आंसर है उसका। तो हम अभी आंसर देखने वाले हैं और आप लोग अपना आंसर मैच करें क्या वो आंसर सही है या नहीं। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स बी, सोडियम एंड पोटेशियम। तो स्टूडेंट्स सोडियम और पोटेशियम वे धातुएं होती हैं जो कि मुलायम होती हैं और जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। चूँकि सोडियम के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि जो सोडियम है स्टूडेंट्स उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, और कई बार क्वेश्चन बन करके भी आता है कि वो कौन सी धातु है जिसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स उसका आंसर है स्टूडेंट्स सोडियम। साथ ही साथ मैं और बता दूं आपको कि सोडियम स्टूडेंट्स जो मेटल है वो एक केमिकल मेटल है, एक रासायनिक तत्व है स्टूडेंट्स, एलिमेंट है, ठीक है ना। एक एलिमेंट है, केमिकल एलिमेंट है, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है स्टूडेंट्स, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। ठीक है, याद रखें कि इसका सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, और इसका जो एटॉमिक मास होता है स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास होता है 23। इसका एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो स्टूडेंट्स 23 होता है, याद रखें। कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आप याद रखें कि 11 होता है। या परमाणु द्रव्यमान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, आंसर 23 को टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि आपसे पूछ लें कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, अगर बाई चांस इस तरीके से आ सकता है, और इसका परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो इसमें इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कर सकते हो, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए 23 में से 11 को क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन की संख्या आएगी वो क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हो। तो ये नॉर्मली मैंने बता दिया आपको। तो जो सोडियम होता है स्टूडेंट्स वो एक रासायनिक तत्व होता है, और इसका एटॉमिक जो नंबर होता है वो 11 होता है, मैंने बता दिया। और इसका एटॉमिक जो मास होता है वो 23 होता है। साथ ही साथ क्या होता है, इसका जो प्रतीक होता है, इसका जो सिंबल होता है सोडियम का, वो होता है Na। याद रखें, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि सोडियम का परमाणु जो आपका तत्व है सोडियम है, उसका जो सिंबल है वो क्या है, संकेत क्या है। तो उसका संकेत स्टूडेंट्स होता है Na। इसको याद रखें, इस सिंबल के द्वारा सोडियम को प्रदर्शित किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं इसके उपयोग की ओर कि सोडियम का उपयोग क्या है स्टूडेंट्स। जो सोडियम धातु होती है स्टूडेंट्स, इसका उपयोग अपचायक के रूप में किया होता है, एक तरीके से ये अपचायक होता है सोडियम, ठीक है ना। इसका उपयोग जो धातु है सोडियम, इसका उपयोग अपचायक के रूप में होता है, याद रखें, ठीक है। साथ ही साथ जो सोडियम परऑक्साइड होता है, सोडियम परऑक्साइड Na2O2 सोडियम परऑक्साइड है, या सोडियम आपका सोडियम साइनाइड है, NaCN है। तो इसके निर्माण में भी क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। सोडियम परऑक्साइड और सोडियम साइनाइड, इनके निर्माण में भी सोडियम का क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, उपयोग किया जाता है, याद रखें। साथ ही साथ क्या है, जो सोडियम है, सोडियम में स्टूडेंट्स प्रकाश वैद्युत गुण पाया जाता है, ठीक है। इसमें प्रकाश वैद्युत गुण पाया जाता है, और इसीलिए इसको स्टूडेंट्स प्रकाश वैद्युत सेल बनाने में काम में लाया जाता है। इसके क्या बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स, प्रकाश वैद्युत सेल तैयार किए जाते हैं, बनाने में इसको काम में लाया जाता है। और स्टूडेंट इसकी खोजकर्ता जरूर ध्यान से याद रखें, इसकी खोजकर्ता स्टूडेंट्स हम्फ्री डेवी।
हम्फ्री डेवी, ठीक है, याद रखें, हम्फ्री डेवी। इसके जो साइंटिस्ट है, इसके जो खोज करता है वो हैं स्टूडेंट्स हम्फ्री डेवी, याद रखें इसको। ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए, आगामी परीक्षा में हो सकता है कभी पूछ लिया जाए, तो याद रखें। तो ये तो हुआ सोडियम से रिलेटेड जानकारी स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ लेते हैं पोटेशियम की, ठीक है। पोटेशियम में स्टूडेंट्स क्या होता है, जो सक्रियता श्रेणी होती है, रिएक्टिविटी सीरीज होती है, उसमें सबसे पहले नंबर पर पोटेशियम पाया जाता है स्टूडेंट्स, और ये बहुत ही ज़्यादा अति क्रियाशील तत्व है स्टूडेंट्स, ठीक है। पोटेशियम जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील तत्व है स्टूडेंट्स, और सक्रियता श्रेणी में ये पहले स्थान पर पाया जाता है, ठीक है। और तो जो पोटेशियम है, ये भी स्टूडेंट्स देखा जाए तो ये भी एक रासायनिक तत्व है, ये भी एक केमिकल एलिमेंट है स्टूडेंट्स, और इसका परमाणु क्रमांक स्टूडेंट्स होता है 19। इसका परमाणु क्रमांक स्टूडेंट्स होता है 19 होता है इसका परमाणु क्रमांक, ठीक है, याद रखें। तो कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए, जिस तरीके से सोडियम का पूछा जा सकता है कभी भी, तो इसी प्रकार हो सकता है पोटेशियम का भी अगर पूछा जाए, तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक याद रखें 19 होता है, ठीक है। और इसका जो परमाणु भार होता है वो होता है स्टूडेंट्स 39, याद रखें। इसका जो परमाणु भार होता है वो स्टूडेंट्स होता है 39, ठीक है, याद रखें इसको। और इसका जो सिंबल होता है, जैसे सोडियम का सिंबल हमने Na पढ़ा था, तो जो पोटेशियम होता है इसका भी अपना एक सिंबल होता है, इसे भी एक सिंबल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और इसका सिंबल होता है स्टूडेंट्स के। इसको के सिंबल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इसके भी जो खोजकर्ता हैं स्टूडेंट्स, इसके भी खोजकर्ता क्या हैं, हम्फ्री डेवी ही हैं। इसके भी खोजकर्ता स्टूडेंट्स कौन है, इसके खोजकर्ता भी हम्फ्री डेवी ही हैं, जिनके द्वारा सोडियम तत्व की खोज की गई थी, उन्हीं के द्वारा ही पोटेशियम तत्व की खोज की गई थी स्टूडेंट्स। अब इसके उपयोग की चर्चा कर लेते हैं कि जो पोटेशियम होता है, इसका इसका एक लवण होता है, एक नहीं, ठीक है ना, इसका जो यौगिक होता है कह सकते हैं हम, इसका जो यौगिक होता है पोटेशियम क्लोराइड, KCl जिसे हम बोलते हैं, KCl पोटेशियम जो क्लोराइड होता है, इसका जो उपयोग होता है स्टूडेंट्स, इसका उपयोग साधारण जो नमक होता है जिसे NaCl कहते हैं, साधारण नमक का जो सूत्र होता है स्टूडेंट्स वो NaCl होता है, इस NaCl के स्थान पर किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये याद रखें, जो भी मैंने आपको जानकारी दी है, आशा करता हूँ आप जरूर इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है। तो अगले क्वेश्चन की ओर अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नवीनकरणीय नहीं है। तो हमें इनमें से स्टूडेंट्स उस ऑप्शन को चुनना है जो नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो यहाँ 4 ऑप्शन हमें दिख रहे हैं। तो ए ऑप्शन है स्टूडेंट्स पवन चक्की, बी ऑप्शन है सौर सेल, सी ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, और डी ऑप्शन है ज्वारीय शक्ति। तो आप अपना आंसर जल्दी से जल्दी टिक कर लीजिए कि आपका आंसर क्या है स्टूडेंट्स। तो हम आंसर देखने वाले हैं, सही आंसर क्या है। सही आंसर स्टूडेंट्स नाभिकीय ऊर्जा। तो याद रखें कि ऊर्जा का जो स्रोत है जो नवीनकरणीय नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत है जो नवीनकरणीय नहीं है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स नाभिकीय ऊर्जा। और बाकी के जो सभी स्रोत यहाँ दर्शाए गए हैं, जैसे पवन चक्की है, सौर सेल है, ज्वारीय शक्ति है, ये स्टूडेंट्स नवीनकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, जबकि नाभिकीय ऊर्जा नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो हम थोड़ा जान लेते हैं कि नवीनकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, अनवीनकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, इनको एक बार हम समझ लेते हैं। क्योंकि नवीनकरणीय ऊर्जा के स्रोत में देखा जाए तो वे सभी ऊर्जा शामिल होती है जो प्रदूषण कारक नहीं है स्टूडेंट्स, जिनसे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता, यानी कि ये ऊर्जा के ऐसे स्रोत होते हैं जिनसे किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं फैलता है। और इनके जो स्रोत हैं उनका क्षय भी नहीं होता है, ठीक है ना। साथ ही साथ ये क्या होते हैं, इन स्रोतों की पुनः पूर्ति हो जाती है, इन स्रोतों का पुनः भरण होता रहता है, ठीक है ना। इसलिए ये ऊर्जा के नवीनकरणीय स्रोत कहलाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखें। तो ऊर्जा के नवीनकरणीय स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये कुछ आपके नवीनकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो याद रखें, यहाँ पर पवन चक्की है, सौर सेल है, ज्वारीय शक्ति है, ये सभी क्या स्टूडेंट्स नवीनकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अब अनवीनकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, इनके बारे में अभी अब हम पढ़ लेते हैं कि ये क्या होते हैं ऊर्जा के अनवीनकरणीय स्रोत। क्योंकि ऊर्जा के अनवीनकरणीय स्रोत ऐसे संसाधन होते हैं जिनका अगर हम एक बार उपयोग कर लें स्टूडेंट्स तो वो समाप्त हो जाते हैं, उनका पुनः भरण नहीं होता, उनकी पुनः पूर्ति नहीं कर सकते हैं।
और देखा जाए तो जो प्रमुख जीवाश्म ईंधन हम जो यूज़ करते हैं अपने दैनिक जीवन में अपने कार्यों के लिए, जैसे कि कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, ये और प्राकृतिक गैस है, ये सभी स्टूडेंट्स ऊर्जा के अनवीनकरणीय स्रोत हैं और इनके द्वारा क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रदूषण भी फैलता है और ये ऊर्जा के अनवीनकरणीय स्रोत होते हैं क्योंकि इनको एक बार खर्च करने के बाद हम इनको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि नवीनकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं और अनवीनकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, तो इनको याद रखें। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक तत्व जो पानी में संग्रहित होता है, यानी कि हमें इसमें से वो तत्व चुनना है स्टूडेंट्स जिसको पानी में स्टोर करके रखा जाता है। तो हम यहाँ 4 ऑप्शन पढ़ने वाले हैं, आप भी ध्यान से देखें कि वो ऑप्शन कौन सा हो सकता है। ए ऑप्शन है फास्फोरस, बी ऑप्शन है जस्ता, सी ऑप्शन है सोडियम और डी ऑप्शन है पोटेशियम। तो हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, आप भी अपना आंसर जरूर लिख लें, टिक कर लें। इसका आंसर है फास्फोरस। तो फास्फोरस एक ऐसा तत्व होता है स्टूडेंट्स जिसे पानी में संग्रहित करके रखा जाता है। तो फास्फोरस के बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं कि फास्फोरस होता क्या है। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि जो फास्फोरस होता है ये भी एक क्या है स्टूडेंट्स, एक एलिमेंट है, एक केमिकल एलिमेंट है, एक रासायनिक तत्व है और इसका जो संकेत होता है, इसका जो संकेत होता है वो होता है स्टूडेंट्स पी। ठीक है, इसको पी संकेत के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो स्टूडेंट्स 15 होता है। याद रखें इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 15 होता है और इसका जो परमाणु भार होता है वो स्टूडेंट्स होता है 30। इसका जो परमाणु भार होता है वो स्टूडेंट्स होता है 30, याद रखें स्टूडेंट्स। अब इसके जो खोजकर्ता हैं, इसके जो खोजकर्ता हैं वो हैं स्टूडेंट्स हैनिंग ब्रांड। याद रखें जो फास्फोरस है इसके जो खोजकर्ता हैं वो हैं स्टूडेंट्स हैनिंग ब्रांड, हैनिंग ब्रांड। ठीक है, ये इसके खोजकर्ता हैं, तो याद रखें फास्फोरस के। अब स्टूडेंट इसके कुछ इसका कारण जान लेते हैं, इसके उपयोग हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसका कारण जान लेते हैं कि सोडियम सॉरी जो फास्फोरस है इसको पानी में डुबोकर क्यों रखा जाता है। क्योंकि जो पीला फास्फोरस होता है, वो पीला फास्फोरस का जो ज्वलांक होता है स्टूडेंट्स वो कैसा होता है, बहुत ही कम होता है, यानी कि 34 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो ज्वलांक होता है वो 34 डिग्री सेल्सियस होता है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील तत्व है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है जो क्या करता है, जो वायु में जलकर क्या करता है स्टूडेंट्स, अपना ऑक्साइड बना देता है। अगर इसे वायु में खुला रखा छोड़ दिया जाए तो ये अपना जल करके वायु के साथ क्रिया कर करके ऑक्साइड बना देता है और इसीलिए स्टूडेंट इसको क्या किया जाता है, पानी में रखा जाता है, जिससे ये कोई रिएक्शन नहीं कर पाता वायु के साथ। अब इसके कुछ उपयोग भी जान लेते हैं। फास्फोरस का उपयोग क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई इसको पानी में क्यों रखा जाता है। तो इसका उपयोग अब और जान लेते हैं कि जो लाल फास्फोरस होता है स्टूडेंट्स, इस लाल फास्फोरस का जो उपयोग होता है वो दिया सलाई और जो आतिशबाजी का जो सामान होता है उसको बनाने में किया जाता है। ठीक है, कभी क्वेश्चन ऐसे इस तरीके से आ सकता है कि दिया सलाई बनाने में किस फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, तो आप वहाँ लाल फास्फोरस टिक कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या होता है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा विषैला होता है। ठीक है, जो फास्फोरस होता है ये विषैला होता है, तो विषैला होने के कारण इसका उपयोग स्टूडेंट चूहे की मारने वाली जो दवाइयाँ होती हैं उनके निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये फास्फोरस से रिलेटेड जो जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, परागकोश से फूलों के वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है। स्टूडेंट जो परागकोश होता है ये मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट में पाए जाने वाला हिस्सा होता है और जो वर्तिकाग्र होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा होता है। यानी कि मेल पार्ट के जो एंथर होते हैं, जो पराग होते हैं, जो पराग कोश होते हैं, ये जब फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसे स्टिग्मा बोला जाता है उस पर जब ये पहुंचते हैं एंथर, तो इनके स्थानांतरण की प्रोसेस को, ट्रांसफर की प्रोसेस को क्या कहा जाता है ये पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में एक सही आंसर है और वो आंसर आपको टिक करना है और देखना है क्या वो सही है या नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं, चारों ऑप्शन में पढ़ने वाला हूँ, आप भी ध्यान से देखिए कि ए ऑप्शन है निषेचन है, क्या वो उस प्रोसेस को निषेचन कहा जाता है। बी ऑप्शन उसको विखंडन कहा जाता है। सी ऑप्शन उसको परागण कहा जाता है और डी ऑप्शन उसको परिवहन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स क्या आंसर है, चलिए हम देखते हैं। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स सी, जिसको परागण यानी कि पॉलिनेशन बोला जाता है।
अब पॉलिनेशन को भी हम समझ लेते हैं कि वास्तव में पॉलिनेशन होता क्या है। क्योंकि क्या होता है, पौधों में जो परागण होता है, जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, तो जो पॉलिन ग्रेन्स का जो नर भाग होता है, नर भाग को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स परागकोश, एंथर बोला जाता है। तो क्या होता है, जो पौधों में जो परागण होते हैं, परागण का जो नर भाग होता है, नर भाग, तो नर भाग यानी कि एंथर की बात की जा रही है, तो एंथर से जो मादा भाग होता है, मादा भाग यानी कि वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, स्टिग्मा की बात की जा रही है, उस पर इनका स्थानांतरण की प्रोसेस को, इनके स्थानांतरण की प्रोसेस को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, परागण यानी कि पॉलिनेशन कहा जाता है। मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली क्या होता है कि जो फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो दो हिस्सों से मिलकर के बना होता है, इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इस ये हिस्सा कहलाता है स्टूडेंट्स फिलामेंट, इसको फिलामेंट बोला जाता है। और ये जो हिस्सा होता है इसको बोला जाता है एंथर। ठीक है, ये मेल पार्ट होता है, ठीक है ना, इसको मेल पार्ट बोला जाता है फ्लावर का। जो फीमेल पार्ट होता है वो फीमेल पार्ट इस तरीके का होता है, इस तरीके का दिखता है स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से दिखता है, ठीक है ना, ये इस तरीके से यहाँ पर ये, ठीक है, ये जो हिस्सा कहलाता है स्टूडेंट, इसको स्टिग्मा बोला जाता है, इसको स्टाइल बोला जाता है, और इसको स्टूडेंट्स ओवरी बोला जाता है। ठीक है, ये ओवरी पार्ट होता है, तो ये फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, ये याद रखें, ये फीमेल पार्ट है आपका। ठीक है, ये फीमेल पार्ट है। तो जो मेल पार्ट होता है, जो मेल पार्ट होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, जो मेल पार्ट होता है, तो मेल पार्ट के जो आपके क्या होते हैं, जो एंथर होते हैं, एंथर होते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, यहाँ पहुँचते हैं, फीमेल पार्ट पर पहुँचते हैं। ठीक है, फीमेल पार्ट पर पहुँचते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं स्टूडेंट्स, इसी प्रोसेस को, यानी कि जो मेल पार्ट के जो परागकोश होता है, एंथर होता है, उसके जो परागण होते हैं, उसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो मेल पार्ट से कहाँ पहुँचते हैं, फीमेल पार्ट पर पहुँचते हैं। तो इसी प्रोसेस को, इसी स्थानांतरण को स्टूडेंट्स हम क्या कह देते हैं, परागण बोला जाता है। इसको ही स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, परागण कहा जाता है। याद रखें, इसी प्रोसेस को परागण बोला जाता है। अब स्टूडेंट्स परागण भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। परागण भी स्टूडेंट्स याद रखें कि दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपरागण, पहला होता है स्टूडेंट्स स्वपरागण, ठीक है, और दूसरा होता है परपरागण। ठीक है, दो प्रकार का होता है आपका परागण, यानी जो पॉलिनेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। अब यहाँ पर स्वपरागण की चर्चा कर लेते हैं। दो प्रकार का याद रखें कि स्वपरागण होता है, परपरागण होता है। अब स्वपरागण होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्वपरागण होता क्या है, माना कि ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, और इसके ये फ्लावर, ये प्लांट है, उस पर ये फूल लगे हुए हैं। ठीक है, ये इधर ये फूल लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या हो, अगर किसी वायु के द्वारा या किसी कीट के द्वारा या जल के माध्यम से क्या हो कि इसके जो इसके जो पराग कण हैं, पॉलन ग्रेन्स हैं, वो क्या कर जाएं, एक ही फूल के, इसी फूल के किस पे चले जाएं स्टूडेंट्स, स्टिग्मा पर चले जाएं। ठीक है, फीमेल पार्ट पर चले जाएं, या इसी प्लांट के एक फूल के जो पॉलन ग्रेन्स हैं, जो पॉलन आपके जो पॉलन ग्रेन्स हैं, पॉलन ग्रेन्स है, वो इसी प्लांट के दूसरे फूल के स्टिग्मा पर चले जाएं। ठीक है ना, याद रखें कि कि यदि जो प्लांट है, उस प्लांट के उसी फूल के, एक ही फूल है, जो एक ही फूल है, उसी फूल के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो उसी फूल के स्टिग्मा पर चले जाएं, या उसी प्लांट का एक फूल है, उस एक फूल के जो पॉलन ग्रेन्स है वो दूसरे फूल के, उसी प्लांट के दूसरे फूल के स्टिग्मा पर चले जाएं। तो इस स्टिग्मा पर जब चले जाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाता है, इसी को स्वपरागण कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स पर परागण क्या होता है, पर परागण को समझ लेते हैं कि माना कि यहाँ पर दो प्लांट हैं, यहाँ पर ये इस तरीके से, और एक ही प्रजाति के हैं ये स्टूडेंट्स एक ही प्रजाति के प्लांट हैं। ठीक है, एक ही प्रजाति के प्लांट्स हैं। ठीक है, जब क्या हो, यानी कि पर परागण उसको कहा जाता है स्टूडेंट, जब क्या हो कि इसमें क्या हो, एक पुष्प के जो परागण होते हैं, माना कि इस पुष्प के, यानी कि इस पुष्प के एक पौधा जो यहाँ पर दिख रहा है, पहला पौधा, ये पहला पौधा है, ये दूसरा पौधा, और इनकी जो जाति है, जो प्रजाति है, एक ही प्रजाति के हैं ये पौधे। अब क्या हो कि इस प्लांट का, कि जो पहला वाला प्लांट है, इसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं, वो पॉलन ग्रेन्स कहाँ चले जाएं, दूसरा जो सेम प्रजाति का जो प्लांट है, सेम प्रजाति का जो प्लांट है,
उसके फूल के स्टिग्मा पर चले जाएं, ठीक है। उसके फूल के दूसरा जो पौधा है उस पौधे पर लगे हुए जो पुष्प है, ठीक है ना, जो दूसरा पौधा उस पौधे पर लगे हुए जो पुष्प हैं उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले जाएं, स्टिग्मा पर चले जाएं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाता है, याद रखें इसको पर परागण बोला जाता है, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड जो जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी स्टूडेंट्स। तो याद रखें कि पराग कोश से फूलों के वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है स्टूडेंट्स परागण, पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन भी दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। हम अगला क्वेश्चन है कि यह शाखा अस्थियों के सिरों को ढकता है और जोड़ों में घर्षण कम करता है, यह किससे ढका जाता है। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ चार ऑप्शन देखना है। ए ऑप्शन है अस्थि रज्जु, बी ऑप्शन है उपास्थि, सी ऑप्शन है मांसपेशी और डी ऑप्शन है कंडरा। तो स्टूडेंट्स इन चारों में से हमें उस ऑप्शन को चुनना है जो ये बताता है कि ये जो है आपकी कह सकते हैं कि अस्थि रज्जु है या उपास्थि या मांसपेशी या कंडरा है जो अस्थियों के सिरों को ढकता है। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन है जो अस्थियों के क्या करता है स्टूडेंट्स, सिरों को ढकता है और जोड़ों का क्या करता है स्टूडेंट्स, घर्षण कम करता है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को हमें ढूंढना है, इन इन चार ऑप्शन में से हमें उसको देखना है कि वो ऑप्शन क्या है। तो हम इसका आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स उपास्थि। उपास्थि को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, कार्टिलेज बोला जाता है। और ये जो कार्टिलेज होती है ये स्टूडेंट्स कार्टिलेज जैसे उपास्थि बोला जाती है, मानव शरीर की बात करें, हम अपने शरीर की बात करें और दूसरे प्राणियों की भी अगर हम बात करें, उसमें पाए जाने वाला एक लचीला संयोजी ऊतक होता है एक, ठीक है ना, एक लचीला संयोजी ऊतक होता है, याद रखें। और उपास्थि की संरचना के अनुसार अगर हम बात करें, उपास्थि की जो संरचना है, अगर संरचना के आधार पर अगर हम बात करें किससे मिलकर के बना होता है, तो ये स्टूडेंट्स कॉलेजन, याद रखें जो उपास्थि है वो कॉलेजन से मिलकर के बना होता है। संरचनात्मक रूप से देखा जाए तो ये कॉलेजन से मिलकर के बने होते हैं, कॉलेजन याद रखें, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखा जाता है उपास्थि को महसूस कर सकते हैं अपने शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो इसको हम महसूस भी कर सकते हैं कि कान अगर हम छू करके देख सकते तो कान में उपास्थि मौजूद होती है, नाक को अगर छू करके देखें तो नाक में उपास्थि मौजूद होती है, साथ ही साथ जो अस्थियों के जो जोड़ होते हैं वहाँ पर भी उपास्थि मौजूद होती है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, उपास्थि से रिलेटेड जो जानकारी थी वो मैंने आपको दी। तो अगले क्वेश्चन की ओर अब हम आगे बढ़ते हैं कि 6 क्वेश्चन है हमारा, लवण विलयन के माध्यम से विद्युत धारा का प्रवाह के कारण होता है, यानी कि कोई लवण विलयन है, कोई साल्ट सॉल्यूशन है और उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो वो विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है अपने में से किस कारण से होने देता है, उसका कारण हमें जानना है कि वो कारण क्या है स्टूडेंट्स। तो चार ऑप्शन है यहाँ पर कि विद्युत प्रभाव है, नंबर बी ताप प्रभाव है, नंबर सी रासायनिक प्रभाव है और नंबर डी है चुंबकीय प्रभाव। तो हमें चार ऑप्शन में से सही आंसर को टिक करना है। आशा कर रहा हूँ कि आप भी वहाँ पर आंसर टिक कर रहे होंगे और देख रहे होंगे कि आपके द्वारा टिक किया गया आंसर सही है या नहीं है। तो हम देखते हैं, इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सी रासायनिक प्रभाव। तो स्टूडेंट्स रासायनिक प्रभाव के ही कारण क्या होता है, जो लवण के विलयन का जो माध्यम होता है उसमें जो विद्युत धारा का जो प्रभाव होता है वो रासायनिक प्रभाव के कारण होता है। तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव हम एक बार समझ लेते हैं कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव होता क्या है। क्योंकि जब किसी जो चालक द्रव होता है, जब किसी चालक द्रव को क्या किया जाता है, जब किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो जो चालक द्रव होता है वो अपने ऋण और धन, यानी कि पॉजिटिव जो आपके आयंस होते हैं, आयंस में क्या हो जाता है स्टूडेंट, टूट जाता है और इस कारण से वो क्या करने लगता है, विद्युत धारा का प्रवाह करने लगता है। और इसी चीज़ को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, इसी चीज़ को बोला जाता है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। क्योंकि इस घटना को स्टूडेंट्स, ये जो घटना घट रही है इस घटना को स्टूडेंट्स विद्युत अपघटन बोला जाता है। और चूंकि वे द्रव जो विद्युत का चालन करते हैं, ठीक है ना, तो उन द्रवों को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, विद्युत अपघट्य कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है उनको, याद रखें स्टूडेंट्स। तो अब आप लोग याद रखेंगे कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधों में लचीलापन के कारण होता है, यानी कि पौधों में लचीलेपन के लिए
के लिए कौन सा जो ऊतक होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है? पहला ऑप्शन है यहाँ पर स्थूलोत्तक, नंबर बी ऑप्शन है दृढ़ोत्तक, सी ऑप्शन है मृदुत्तक और डी ऑप्शन है क्लोरेनकाइमा। तो आप अपना आंसर जरूर टिक कर लें कि इसमें क्या सही आंसर है कि जो पौधों में लचीलेपन का कारण होता है वो ऊतक हमें इसमें टिक करना है। तो मैं आंसर देखने वाला हूँ। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स स्थूलोत्तक। तो इसका सही आंसर है स्थूलोत्तक, ठीक है ना। तो स्थूलोत्तक के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो स्थूलोत्तक होता क्या, थोड़ा रफली जानकारी ले लेते हैं कि जो स्थूलोत्तक होता है स्टूडेंट्स, ये कैसा होता है, ये पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है, साथ ही साथ ये लचीलापन भी इनको प्रदान करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखें स्थूलोत्तक जो होता है वो पौधों में लचीलेपन का कारण होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स हम, कि ओजोन का अपक्षय मुख्य रूप से इसके कारण होता है। तो हमें वो ऑप्शन देखना है स्टूडेंट्स कि जो ओजोन होता है उसका अपक्षय किस कारण से होता है। ए ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक, बी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑप्शन है मीथेन, डी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आम है, आशा कर रहा हूँ कि आपको इसका आंसर जरूर मालूम होगा। तो हम इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक। तो स्टूडेंट्स जो ओजोन का जो अपक्षय होता है यानी ओजोन की जो लेयर है उसमें जो कमी आने लगती है उसका जो मुख्य कारण है, उसका मुख्य कारण होता है स्टूडेंट्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक, जिसे CFC बोला जाता है। और इस CFC के कारण क्या होता है स्टूडेंट, जो ओजोन है उसका अपक्षय होता है। तो थोड़ा ओजोन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं अब हम स्टूडेंट्स, कि जो ओजोन होता है, ओजोन का जो सिंबल होता है या जो संकेत होता है वो होता है इस तरीके से, O3 से उसको डिनोटेट किया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखें कि ओजोन जो है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के बनी हुई होती है, एक गैस होती है ये, ठीक है। ओजोन जो है वो एक गैस है और ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के बनी हुई होती है और ये वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। और इसकी जो मात्रा होती है वो स्टूडेंट्स होती है 0.02%। याद रखें वायुमंडल में इसकी बहुत कम मात्रा होती है और ये मात्रा होती है 0.02%, ठीक है ना। और साथ ही साथ क्या होती है, ये तीखे गंध वाली अत्यंत विषैली गैस होती है स्टूडेंट्स। ये याद रखें कि ये जो गैस होती है वो अत्यंत तीखे गंध वाली होती है और विषैली गैस होती है। तो ये इसका थोड़ा एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन था ओजोन का। अब ओजोन का हम लाभ भी जान लेते हैं, इसका जो फ़ायदा क्या है कि ओजोन हमारी जो है वो पृथ्वी के चारों ओर पाई जाती है। लेयर जो है वो ओजोन लेयर है वो पृथ्वी के चारों ओर पाई जाती है और ये क्या करती है, ये सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, UV जो विकिरण होती हैं, रेडिएशन होती हैं, उनका कम से कम स्टूडेंट्स 93 से 99% उनको क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। जो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनका 93 से 99% जो पार्ट होता है प्रकाश का, उसको क्या कर लेती है स्टूडेंट, अवशोषित कर लेती है, उसको रोकने का काम करती है। तो इस तरीके से ये देखा जाए तो ये सुरक्षा कवच है हमारे लिए, हमारी पृथ्वी के लिए। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं कि ये जो ओजोन लेयर है, ये स्टूडेंट्स ये ओजोन लेयर पाई जाती है समताप मंडल में, ठीक है। ठीक है ना, ये जो ओजोन लेयर है ये मुख्यतः देखा जाए तो जो समताप मंडल होता है, ठीक है, समताप मंडल याद रखें इसको, समताप मंडल, ठीक है ना, समताप मंडल में पाई जाती है। तो समताप मंडल का जो निचले भाग होता है, निचला भाग पृथ्वी की सतह के ऊपर, ठीक है ना, बात कर रहे हैं हम। तो वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के दूरी में, 50 किलोमीटर की यानी कि 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी में ये क्या होती है, ये लेयर स्थित होती है, ठीक है ना। तो याद रखें कि ये जो ओजोन लेयर होती है ये मुख्यतः समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, ये समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर, याद रखें पृथ्वी की सतह के ऊपर 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी तक स्थित होती है, ठीक है, याद रखें, ठीक है। साथ ही साथ जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर की जो मोटाई होती है, ओजोन लेयर की मोटाई मापने की जो सुविधाजनक इकाई होती है, ओजोन लेयर की मोटाई मापने की जो सुविधाजनक जो इकाई होती है स्टूडेंट्स, या ओजोन की मात्रा मापने की जो सुविधाजनक इकाई होती है वो होती है स्टूडेंट्स डॉप्सन। इसको याद रखें, डॉप्सन होती है इसकी इकाई।
उसको डॉप्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखें, ये कंपटीशन में पूछा जा सकता है कभी भी, तो आंसर आपको टिक करना है डॉप्शन को। अब ओजोन का अपक्षय कैसे होता है, अपक्षय के बारे में जान लेते हैं कि जो ओजोन होती है, ओजोन परत में कमी कैसे हो रही है, ये इसका क्षरण कैसे हो रहा है, अपक्षय कैसे हो रहा है। क्योंकि देखा जाए तो ओजोन समताप मंडल में चूंकि ये पाई जाती है ओजोन लेयर, तो ओजोन जो समताप मंडल होता है, समताप मंडल में ओजोन की जो मात्रा होती है उसमें कमी होने को स्टूडेंट्स ओजोन परत अपक्षय कहते हैं। ठीक है ना, उसी को ही ओजोन डिप्लेशन कहा जाता है। तो इसका 3 कारण बता रहा हूँ मैं, इसकी मतलब जो प्रोसेस है वो मैं बताने जा रहा हूँ कि ये क्षरण होता है वो कैसे होता है। देखिए, सबसे पहला तो ये होता है कि जो बाहरी वायुमंडल से जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, पहला रीज़न तो ये होता है, पहली प्रोसेस क्या होती है कि जो बाहरी वायुमंडल होता है उस बाहरी वायुमंडल से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही होती हैं, यूवी रेडिएशन आ रही होती हैं। ये यूवी रेडिएशन क्या होती है, हमारे पृथ्वी द्वारा जो उत्सर्जित जो सीएफसी होती है, वो सीएफसी कहाँ पहुँचती है, वायुमंडल में पहुँचती है, ऊपर वायुमंडल में पहुँचती है। और बाहरी वायुमंडल से क्या आ रही होती है, बाहरी वायुमंडल से आ रही होती है अल्ट्रावायलेट रेज, परावैंगनिक किरणें। तो ये क्या करती हैं, ये अल्ट्रावायलेट रेज क्या कर देती हैं, सीएफसी को किस में तोड़ देती हैं, क्लोरीन परमाणु में अलग कर देती हैं, सीएल परमाणु में अलग कर देती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहली प्रोसेस तो ये होती है, सीएल परमाणु में अलग कर देती हैं। अब दूसरी प्रोसेस क्या होती है स्टूडेंट्स, कि ये जो सीएल परमाणु होता है, ये जो क्लोरीन परमाणु होता है, ये अब ये अटैक करता है, ये क्लोरीन परमाणु किस पर अटैक करता है, ये अटैक करता है O3 परमाणु यानी ओजोन के ऊपर, ओजोन के अणु के ऊपर। ठीक है ना, अणु के ऊपर आक्रमण करता है, और आक्रमण करने पर ये क्या कर देता है, इसको तोड़ देता है, और इसको तोड़ देता है तो इस तोड़ने के फलस्वरूप क्या बनता है स्टूडेंट्स, ClO क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनता है, और प्लस क्या बनता है स्टूडेंट्स, O2 O2 बनता है, यानी कि ऑक्सीजन का अणु बनता है। ठीक है ना, जब ये जो क्लोरीन होती है, जब ये ऑक्सीजन ओजोन पर जब आक्रमण करती है, तो ओजोन पर आक्रमण करने के बाद ये ओजोन को तोड़ देती है, तो ये क्या बना देती है, ये ClO बना देती है, यानी क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना देती है, और ऑक्सीजन का अणु बना देती है। तो ये दूसरी प्रोसेस होती है। अब तीसरी प्रोसेस में क्या होता है कि जो वायुमंडल में जो मुक्त ऑक्सीजन होता है, वायुमंडल में जो मुक्त ऑक्सीजन होती है, वो क्या करती है, वो अटैक करती है, वो किस पर अटैक करती है, वो ClO पर अटैक करती है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड पर अटैक करती है। और एक क्लोरीन मोनोऑक्साइड पर जब अटैक करती है तो इससे स्टूडेंट्स क्या होता है, इससे एक एक मुक्त क्लोरीन परमाणु बनता है। ठीक है, ये एक मुक्त क्लोरीन परमाणु बनता है, और प्लस क्या बनता है, एक ऑक्सीजन का अणु का निर्माण होता है। अब ये क्लोरीन परमाणु फिर से क्या करेगा, O3 पर अटैक करेगा। तो इस तरीके से क्या हो जाती है, ये प्रोसेस रिपीट होती है। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस रिपीट होती है, और इस कारण से हमारी जो ओजोन लेयर है वो क्या होने लगती है, उसका अपक्षय होने लगता है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ आपको जानकारी दी है, आशा करता हूँ इसे आप ध्यान रखेंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक बटन मशरूम का छतरी जैसा गोलाकार भाग होता है। तो इसके 4 ऑप्शन है कि ए ऑप्शन है छत्र, बी ऑप्शन है तंतु जटा, सी ऑप्शन है बीजाणुधानी, और डी ऑप्शन है छत्रिका व्रंत। तो आप अपना आंसर टिक कर लें। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स छत्र। तो थोड़ा मशरूम के बारे में चर्चा कर लेते हैं, हम समझ लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक्चुअली क्या होता है, जो मशरूम होता है स्टूडेंट्स, वो एक प्रकार का कवक होता है। ठीक है, कवक होता है, और ये जो अपना भोजन है, ये भोजन प्राप्त करता है स्टूडेंट्स, सड़े गले जो मृत पदार्थ होते हैं, उन कार्बनिक पदार्थों से ये प्राप्त करता है अपना भोजन। कई बार बरसात में क्या हो सकता है, इनको हम देख सकते हैं, जो सड़े गले मृत पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उन पर इनको अनायास ही हम इनको उगते हुए देख सकते हैं। और इसलिए इनको स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, इनको कई बार इनको कुकरमुत्ता के नाम से भी पुकारा जाता है, इनको खुम्ब के नाम से भी जाना जाता है, खुम्बी के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो याद रखें। ठीक है, जो मशरूम होता है वो स्टूडेंट्स क्या होता है, एक प्रकार का कवक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखें। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन है कि ऊपर से देखने पर तालाब में पानी दिखाई देता है। तो ए ऑप्शन है अधिक गहरा दिखाई देता है, बी ऑप्शन है कम गहरा दिखाई देता है, सी ऑप्शन है समान होता है, और डी ऑप्शन है कभी कभी कम गहरा और कभी कभी कुछ गुना अधिक।
अधिक गहरा लगता है। ठीक है ना, कभी कभी क्या होता है कम गहरा लगता है या कभी कभी कुछ गुना अधिक गहरा लगता है। तो इनमें स्टूडेंट्स सही ऑप्शन हमें चुनना है। तो सही ऑप्शन आशा कर रहा हूँ आपने चुन लिया होगा। तो अब हम आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका स्टूडेंट्स है आंसर है बी, कम गहरा दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स ये जो कम गहरा दिखाई देता है, जब हम ऊपर से देखते हैं तो तालाब का पानी हमें कम गहरा दिखाई देता है। तो इसका कारण होता है स्टूडेंट्स प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, जो तालाब का पानी होता है वो हमें कम गहरा दिखाई देता है। तो ये इसका रीज़न है स्टूडेंट्स, याद रखें। और अपवर्तन के बारे में हम पहले भी हम बता चुके हैं आपको। ठीक है ना, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो माध्यम बदलते समय वो अपने पथ से कैसा हो जाता है स्टूडेंट्स, विचलित हो जाता है। ठीक है ना, तो इस घटना को ही, इस परिघटना को स्टूडेंट्स प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। ठीक है ना, और जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, जो भी हमने डिस्कशन किया है आज के हर एक क्वेश्चन में, जो भी मैंने कुछ बताया है, आशा करता हूँ उसे आप ध्यान में रखेंगे, आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी भी होगा वो। तो वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें स्टूडेंट्स। और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।